फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 का रिवीजन देने वाली हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम आपको एक रिवीजन मिल जाए। तो क्या होता है ये स्टैंडर्ड? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट in accordance with standards on auditing। ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 क्या कहता है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बेसिकली ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर की होती हैं जब वो ऑडिट कर रहा है उसके बारे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्जेक्टिविटी उसको ध्यान रखना है, जब वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है उसको फॉलो करना है, कौन से स्टैंडर्ड्स या कैसे उसको कंप्लाई करना है, उसकी ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले इसमें आप सिर्फ ऐसे याद कीजिए इसको रिवीजन के पर्पज़ के लिए। पहला कि पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है, ठीक है, कि हम ऑडिट क्यों करते हैं, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें या ये एक्सप्रेस कर सके, अपना ओपिनियन दे सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड हुई है मटेरियल एस्पेक्ट में एंड जो है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर्ड हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट की एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, ये इसमें आ जाता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सिलेक्ट करना, अप्लाई करना, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स को मेंटेन करना, इंटरनल रिकॉर्ड्स को, इंटरनल कंट्रोल्स को इनको मेंटेन करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात करता है ये ऐसे 200। उसके बाद ये बात करता है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आता है, जैसे बैलेंस शीट आ गई, पीएनएल आ गया, और कोई स्टेटमेंट हो गई, कैश फ्लो हो गया, चेंज इन इक्विटी हो गया, नोट्स हो गए, ये सारा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फिर ये बात करता है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि रीजनेबल एश्योरेंस लेना, कौन सा एश्योरेंस ऑब्टेन करना, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। ये हमारे इस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 का हमारा जो पर्पस है या जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 200 हमको बताता है वो कहता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। कैसे? बाय टेस्टिंग या बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस जो कि सफिशिएंट है एंड एप्रोप्रिएट है, ठीक है। ये इस वीडियो में मैं बस आपको 2 मिनट में ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 की कैसे रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पर्पस ऑफ ऑडिट पता हो कि ऑडिट का पर्पस है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाना है, इसलिए ऑडिट कराए जाते हैं, और ताकि ऑडिटर एक ऑडिट ओपिनियन दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड हुई है मटीरियल एस्पेक्ट में एंड फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये मेरा पर्पस ऑफ ऑडिट हो गया। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल रिकॉर्ड बनाएगा, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी होगा, सिलेक्ट करेगा, अप्लाई करेगा अकाउंटिंग पॉलिसी, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बात करता है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं। ये स्टैंडर्ड ये बताता है कि जैसे बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट, स्टेटमेंट, ये सारे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं। इसके ऊपर ऑडिटर ऑडिट करता है और अपना ओपिनियन देता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड हुए हैं एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड मटेरियल एस्पेक्ट में फ्री बने हैं एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, चाहे वो फ्रॉड से रिलेटेड हो या एरर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जनरल पर्पस हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4th एंड 5th पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। हमारा ये स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 200 बोलता है कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है और ऑडिट एविडेंस लेने हैं जो कि सफिशिएंट हो, एप्रोप्रिएट हो। सफिशिएंट मतलब उसकी क्वांटिटी ठीक हो, अगर मैं 50 सैंपल एज एन ऑडिटर कर रहा हूँ तो वो सफिशिएंट थे, एंड एप्रोप्रिएट थे मतलब वो मेरे लिए रेलेवेंट थे या रिलायबल थे, जैसे थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन वगैरह आ जाते हैं, वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, सफिशिएंट है, एप्रोप्रिएट है। इनको लेते हुए मैंने रीजनेबल एश्योरेंस लिया एंड मैंने अपना ऑडिट रिस्क कम किया। इसका और क्या मतलब है, ऑडिट रिस्क को मैंने कम किया बाय टेस्टिंग दिस, बाय ऑब्टेनिंग दिस एविडेंस, ठीक है। एंड मैंने रिपोर्ट किया, अपने ऑडिट रिपोर्ट इशू की टू दी मैनेजमेंट या जो भी मेरे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। लास्ट मेरा इसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 में ऐसे 200 में ये बात करता है रिक्वायरमेंट्स की। इसमें 5 टाइप की रिक्वायरमेंट्स आती हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट्स जैसे कि मेरा इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब आ जाता है। उसके बाद इसमें आता है कि प्रोफेशनल मुझे स्केप्टिज्म लगाना है, मतलब मुझे क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, अपना अलर्ट रहना है, कोई भी मिसस्टेटमेंट्स है, कोई भी इवेंट है, कंडीशंस है, उसको अच्छे से पढ़ना है, डिस्कस करना है, इंक्वायरीज करनी है,
ठीक है, वो सब इसमें आ जाता है। उसके बाद इसमें आता है प्रोफेशनल मेरा जजमेंट क्या होगी। जैसे मैनेजमेंट में कोई जजमेंट लिया, कोई एस्टिमेट बनाया, उसको उसकी अप्रोप्रिएटनेस चेक करना है, तो ये मेरा प्रोफेशनल जजमेंट आ जाता है कि मुझे ऑडिट करते समय, मटेरियल निकालते समय, ऑडिट एविडेंस देखते समय, अपना कंक्लूजन देते समय, मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स को चेक करते समय प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है। ठीक है, तो इसमें रिक्वायरमेंट्स में एथिकल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट। उसके अलावा मेरा ऑडिट एविडेंस की बात करता है ये कि मेरे को सफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस लेने हैं। एंड रिस्क की बात करता है कि मुझे ऑडिट रिस्क अपना एक्सेप्टेबली लो लेवल रखना है। और लास्ट पॉइंट ये बताता है कि मुझे जो भी ऑडिट करना है, कंडक्ट करना है ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कि ये स्टैंडर्ड ऐसे दोस्तों ये बताता है कि मेरा ओवरऑल रिक्वायरमेंट ये है बीइंग एन ऑडिटर कि मैं एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करूंगा, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। उसके बाद मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाऊंगा, बीइंग अलर्ट माइंड, बीइंग क्वेश्चनिंग माइंड करूंगा, अच्छे से टेस्टिंग करूंगा, प्रोफेशनल जजमेंट लगाऊंगा, मतलब चाहे मटेरियल निकालते समय, ऑडिट एविडेंस चेक करते समय, मैनेजमेंट के एस्टिमेट चेक करते समय, अपना ओपिनियन देते समय, मैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जब निकाल रहा हूँ उस वक्त मैं जजमेंट लगा रहा हूँ कि मुझे कितना टाइम में कंप्लीट करना है, कितनी टेस्टिंग करनी है, कब कब ऑडिट करना है, मैं साल के बीच में करूँ या 3-3 महीने करके करूँ, 9 मंथ्स का इकट्ठे करूँ, 12 महीने का इकट्ठे करूँ, ये मुझे प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। और लास्ट में ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट हो, अप्रोप्रिएट हो, ऐसे ऑडिट एविडेंस मुझे कलेक्ट करने हैं ताकि मैं एक रीजनेबल एश्योरेंस, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल इसका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 में जो ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, वो मैं अचीव कर सकूँ। और लास्टली कि मैं कंडक्ट करूँ अपना जो भी ऑडिट है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है हमारे आगे, जैसे अभी हम कवर भी करेंगे आगे की वीडियो में, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है, सैम्पलिंग के ऊपर है, गोइंग कंसर्न के ऊपर है, सारे के सारे हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो इन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर को ऑडिट करना है। ठीक है, तो मैं समराइज कर देती हूँ। ऐसे 200 कहता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये बोलता है कि आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रीजनेबल एश्योरेंस लेना, ऑडिट एविडेंस को चेक करने के बाद रीजनेबल एश्योरेंस लेना, एंड एक्सप्रेस करना ओपिनियन ये बोलते हुए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड चाहे वो फ्रॉड की हो चाहे एरर की हो, वो फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड हुए इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स एंड इन कंप्लायंस विद या इन कंप्लायंस टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटीरियली सही बने हैं, फाइनेंशियल एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए बने हुए हैं, और ये फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स है, चाहे वो फ्रॉड की हो चाहे वो एरर की हो। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल जो ऐसे 200 बताता है। और मेरी कुछ इसमें रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जैसे कि मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट हो गई, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में लगाना है, मुझे क्वेश्चनिंग माइंड होना है, मुझे अलर्ट रहना है, कोई भी कंडीशन है उसको असेस करना है, अच्छे से इवैल्यूएट करना है, टेस्ट करना है, इंक्वायरीज करनी है। प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है कि मुझे कब ऑडिट करना है, कितने टाइम में करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रखनी है, ऑडिट सैंपल कैसा होगा, ऑडिट एविडेंस कैसा होगा, मैनेजमेंट के जो जजमेंट एस्टिमेट्स है उसको इवैल्यूएट करना है, अपने ऑडिट कंक्लूजन के टाइम जजमेंट लगाने की ओवरऑल मेरा ऑडिट ओपिनियन या कंक्लूजन क्या होना चाहिए। उसके साथ साथ ऑडिट एविडेंस एंड रिस्क की बात करता है कि मेरे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होनी चाहिए, मतलब सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी उसकी सही होनी चाहिए, सैंपल्स वगैरह, और जो अप्रोप्रिएटनेस है मतलब वो रिलायबल और जो रेलेवेंस है वो ऑडिट एविडेंस मैंने ऑब्टेन करें सो दैट मैं एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकूँ। एंड लास्टली सारे के सारा मेरा ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई करते हुए हुआ है, जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट्स है उसको मैंने ध्यान में रखते हुए ऑडिट किया है। ठीक है, तो आप सिर्फ 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिए कि मुझे रीजनेबल एश्योरेंस देना है, ये मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, और मेरे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होंगे ताकि मेरा ऑडिट रिस्क कम होगा और मैं रिपोर्टिंग कर पाऊंगी और ये बोल पाऊंगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं मटेरियल एस्पेक्ट्स में, एंड जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो फ्रॉड की हो चाहे वो एरर हो, किसी भी टाइप की मिसस्टेटमेंट हो। और मेरे कुछ और अदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट है, इन सबको भी ध्यान में रखना है। ऐसे 200 ये सारी बातें ओवरऑल बताता है। तो आप सिर्फ 5 पॉइंट याद रखिए। पर्पस ऑफ ऑडिट, मैनेजमेंट है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, रीजनेबल एश्योरेंस लेना, एंड उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जैसे एथिकल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिट एविडेंस, एंड कंडक्ट करना ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। Thank you for watching this video and hope you find this revision of SA 200 useful for your exam purpose. Keep watching me. Thank you so much.